तो बजट 2026 आ गया है और हाँ, सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि इससे हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इसे युवा शक्ति से चलने वाला बजट कहा जा रहा है, तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसे पूरी तरह से खंगालते हैं। सरकार ने इस बार बजट को एक बहुत ही तगड़ा स्लोगन दिया है। मतलब साफ है, बातें कम, काम ज्यादा। ये दिखाता है कि सरकार अब बड़े और कड़े फैसले लेने के मूड में है। लेकिन क्या ये सिर्फ सुनने में अच्छा है या इसमें सच में दम है? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये बजट बस पहले जैसा ही है, बिजनेस एज यूजुअल, या फिर ये सच में एक ऐसा लॉन्च पैड है जो इंडियन इकोनॉमी को एक नए लेवल पर ले जाएगा? चलिए इसको आगे समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जरा नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखते हैं कि आखिर बजट की बुनियाद, इसका फाउंडेशन कितना मजबूत है। तो पहला नंबर है 4.3%। ये क्या है? ये है सरकार की कमाई और खर्च के बीच का फर्क, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब देखिए, पिछले साल ये 4.4% था, तो इस बार थोड़ा सा मामूली सा कम हुआ है। मतलब सरकार कोशिश तो कर रही है कि खर्चे कंट्रोल में रखे जाएं, पर सवाल वही है, क्या इतनी सी कोशिश काफी है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह से बजट की फाइनेंशियल कुंडली है। सरकार कह रही है कि वो एक ग्लाइड पाथ पर चलेगी। आसान भाषा में, घाटे को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम करेगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव नज़दीक है, फिर भी फ्री की चीज़ें बांटने से बचने की कोशिश की गई है। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चिंता की बात सामने आती है। सरकार जो भी पैसा कमाती है, उसका 40%, सोचिए, 40% हिस्सा सिर्फ पुराने लोन्स का ब्याज यानी इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी सैलरी का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में निकल जाए। तो नए काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा बचेगा कहाँ से? तो यहाँ आकर एक डिबेट शुरू हो जाती है। क्या घाटे में ये जो हल्की सी कमी है, ये सच में फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, या ये बस नंबर्स को थोड़ा एडजस्ट करके एक अच्छी पिक्चर दिखाने की कोशिश है? इस पर एक्सपर्ट्स भी एकमत नहीं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस इंजन की जो इस इकोनॉमी की गाड़ी को रफ्तार देगा। मैं बात कर रही हूँ कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग की। और ये देखिए, ये है इस बजट का बाहुबली फिगर, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम शॉर्ट में कैपेक्स कहते हैं। अब ये रकम इतनी बड़ी है कि समझना मुश्किल हो, तो ऐसे समझिए, इस पैसे से देश में रोड्स, पोर्ट्स और रेलवे लाइंस का एक पूरा नेटवर्क बनाया जाएगा। बेसिकली ये वो खर्च है जो फ्यूचर की ग्रोथ की नींव रखता है। तो सवाल है, ये पैसा जाएगा कहाँ? वेल, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनेंगे, सामान को तेजी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे, हमारे पोर्ट्स और हाईवेज मॉडर्न होंगे, और हर एक रुपया जो इन चीज़ों पर खर्च होगा ना, उसका इकोनॉमी पर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मतलब 1 रुपये का खर्च आगे चलकर कई गुना फायदा देगा। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। इसे नया पुश देने के लिए सरकार ने इन 7 खास सेक्टर्स पर फोकस किया है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, इन सब में प्लान ये है कि इंडिया इन चीजों को सिर्फ अपने लिए न बनाए बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे। देखिए, सपना बहुत बड़ा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, खासकर अब जब बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हैं। लेकिन इस सपने और हकीकत के बीच में एक बड़ी दीवार है, वो है लैंड और लेबर रिफॉर्म्स। जब तक इन कानूनों में बड़े बदलाव नहीं आते, मेक इन इंडिया की गाड़ी अपनी फुल स्पीड तक नहीं पहुंच पाएगी। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका मुझे पता है सबको बेसब्री से इंतजार होता है, टैक्सेस। देखते हैं आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। और खबर ऐसी है जो शायद सैलरीड क्लास को थोड़ा निराश करे। इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है, बढ़ती हुई महंगाई के बीच मिडिल क्लास को कोई डायरेक्ट टैक्स रिलीफ नहीं मिली है। हाँ, कुछ छोटी मोटी राहतें ज़रूर हैं, जैसे कि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, या फिर अगर बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश पैसा भेज रहे हैं तो उस पर टीसीएस कम कर दिया गया है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक हैं, पर कोई गेम चेंजर नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है, तो फ्यूचर में टैक्स रूल्स बदल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बजट के इस पिटारे से युवाओं के लिए, कल्चर के लिए और रूरल इंडिया के लिए क्या खास निकला है।
बजट का नाम ही युवा शक्ति है, तो जाहिर है कि यूथ पर फोकस तो होगा ही। नए स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में गेमिंग और एनिमेशन के लिए स्पेशल लैब्स बनेंगी और खेलो इंडिया मिशन को भी और बूस्ट मिलेगा। तो युवाओं के लिए काफी कुछ प्लान किया गया है। लेकिन इसके साथ ही एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है। एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जबरदस्त खर्च हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन जैसे अहम सेक्टर्स के बजट में सिर्फ एक मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि सरकार की प्रायोरिटी फिलहाल ग्रोथ है, शायद सोशल वेलफेयर से भी ज्यादा। तो कुल मिला के इस बजट की फाइनल पिक्चर क्या बनती है? चलिए इसका आखिरी एनालिसिस करते हैं और इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को समझते हैं। अगर रेटिंग्स की बात करें तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे 10 में से 7 दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने कोई बड़ी गलती नहीं की, पुरानी पॉलिसीज को ही कंटिन्यू किया है और थोड़ा डिसिप्लिन भी दिखाया है। लेकिन इसने कोई बड़ा रिस्क भी नहीं लिया। ये एक सेफ गेम है, एक सेफ बेट। तो इस बजट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कंटिन्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। लेकिन इसके सामने रिस्क्स भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन। प्लान कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल टेस्ट तो जमीन पर होता है। अगर ऐलान ही रह गए तो कोई फायदा नहीं। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा और दुनिया की इकोनॉमी का हाल कैसा रहता है, ये भी देखना होगा। तो आखिर में इस बजट को हम क्या कह सकते हैं? शायद सबसे सही टर्म होगा स्टे द कोर्स बजट। मतलब जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी पर चलते रहो। ये बजट गाड़ी को पटरी पर तो रखता है, लेकिन उसे सुपर फास्ट ट्रेन बनाने का कोई बड़ा दावा नहीं करता। स्टेबिलिटी के लिए ये अच्छा है, पर सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ स्टेबिलिटी ही काफी है? और इसी बड़े सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। क्या 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उसके लिए ये रफ्तार काफी है, या फिर हमें इससे भी बड़े और बोल्ड स्टेप्स लेने की जरूरत है? इस पर सोचना जरूरी है।